नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आरटीआई सीरीज में आज हम कुछ डेफिनेशंस ऑफ आरटीआई के बारे में बात करेंगे। इससे पहली दो सीरीज में हमने इंफॉर्मेशन क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, रिकॉर्ड क्या है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसे कहते हैं, पब्लिक अथॉरिटी किसे कहते हैं, इन एस्पेक्ट्स पर डिटेल में बात की है। आज हम बाकी डेफिनेशंस जिनका खास महत्व तो नहीं है परंतु फिर भी कुछ जानकारी होना आवश्यक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आरटीआई एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का संदर्भ है कि वो सरकार जो कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी को गवर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पब्लिक अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके द्वारा कंट्रोल्ड है, ओन्ड है या फाइनेंस्ड है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट होगी। इसी प्रकार से यदि कोई पब्लिक अथॉरिटी ओन्ड, कंट्रोल्ड और गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी। इसी प्रकार से यूनियन टेरिटरीज के मामले में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहलाती है। नेक्स्ट आता है कि हमारे यहाँ दो कमीशंस हैं। एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो केंद्र सरकार व यूनियन टेरिटरीज की अपील्स व कंप्लेंट्स को सुनता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और ये वो कमीशन है जो सेक्शन धारा 12 के अंतर्गत बनाया गया है। इसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होते हैं और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होता है, तो ये भी उसके अंतर्गत डिफाइंड है। इसके बाद आता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का मतलब है जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी स्टेट्स के लिए, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बनाए हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कमिश्नर के जो होते हैं, ये स्टेट कंसर्न के पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट अपील्स और कंप्लेंट्स को सुनते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के हमारे पास कमीशन हो गए, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और दूसरा हो गया स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो हेडेड होता है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा हेडेड होता है, और उसके अधीन भी जो है 10 तक स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नियुक्त किए जा सकते हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की भांति ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी 10 तक नियुक्त किए जा सकते हैं, और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होता है सेंटर में भी। तो इस प्रकार से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, और जो पब्लिक अथॉरिटीज में मेन कंसर्न ऑफिसर है जो आरटीआई को हैंडल करता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, CPIO। उसके अधीन असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स भी होते हैं, परंतु ये उसी की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। जो स्टेट्स के अंदर इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, और वहाँ के असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स भी उसी की डेफिनेशंस में कवर हो जाते हैं। परंतु नॉर्मली हम सुविधा के लिए इनको PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के नाम से संबोधन कर दिया करते हैं। सेंट्रल या स्टेट नॉर्मली नहीं लगाते हैं।
यूनियन टेरिटरीज में क्योंकि सेंट्रल या स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम दिल्ली सरकार में नॉर्मली कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इस प्रकार से हमारे यहाँ इन डेफिनेशनों के अलावा कुछ और भी डेफिनेशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। एक डेफिनेशन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जैसे स्टेट के लिए रूल बनाना है, सेंटर के लिए रूल बनाना है, हाई कोर्ट्स के लिए कुछ रूल्स बनाने हैं, तो इसकी पावर जो है आरटीआई एक्ट में कंसर्न्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को दे रखी है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ भी अलग अलग गवर्नमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ बना रखी हैं। जैसे स्पीकर महोदय जो हैं वो पार्लियामेंट के भी होते हैं और असेंबलीज में भी होते हैं। तो स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ होंगे, यानी अगर उनके रूल्स वगैरह बनने होंगे तो स्पीकर महोदय की अप्रूवल से बनेंगे। इसी प्रकार से लोकसभा के भी जो स्पीकर हैं वो पार्लियामेंट में हाउस ऑफ पीपल के लिए अपने रूल्स बनाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन है द स्पीकर इन द केस ऑफ हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट और ए यूनियन टेरिटरी हैविंग असेंबली एंड चेयरमैन इन द केस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल इन द स्टेट। तो इस प्रकार से स्पीकर महोदय और चेयरमैन जो रेस्पेक्टिव हाउसेस के होंगे उनको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं। और फी रूल बनाने हों, अन्य रूल बनाने हों, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ के लिए अप्रूवल्स देनी हो, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे उनकी इजाज़त से जो इंफॉर्मेशन डिबार्ड है, जो रोकी जा सकती है, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में देने के लिए वो आदेश दे सकते हैं। इस प्रकार कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की भी डेफिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं और हाई कोर्ट्स के केस में चीफ जस्टिस ऑफ द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। यानी कि ये नहीं कि एक ही रूल जो है वो हर हाई कोर्ट में लग जाएगा। वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय ने अपने अपने रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के लिए अलग से रूल्स बना सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द कंसर्न चीफ जस्टिस महोदय। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट भी अपने रूल्स जो है अलग से बना सकती है विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यूनियन टेरिटरीज में, उनको भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर किया गया है। यदि आर्टिकल 239 के अंतर्गत कोई भी अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे छोटी यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, दमन दीव एटसेट्रा में, तो वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपनी यूनियन टेरिटरी के लिए कहलाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, पब्लिक अथॉरिटी के बारे में पहले ही बात कर ली है, रिकॉर्ड के बारे में पहले भी बात कर ली है। तो इस चीज़ों को अब हम इसमें इंक्लूड ना करते हुए आगे चलते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन पे भी बात हो चुकी है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बता दिया गया है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में बता दिया। अब आता है थर्ड पार्टी क्या है। लास्ट डेफिनेशन जो है वो है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जो भी एप्लीकेंट है, जब अगर वो अपने आप बारे में सूचना नहीं मांगता परंतु किसी अन्य व्यक्ति के बारे में मांगता है, हो सकता है वो अपनी वाइफ के बारे में मांगता हो, पड़ोसी के बारे में मांगता हो, किसी अधिकारी कर्मचारी के बारे में मांगता हो, तो ऐसी सूचना को थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट माना जाता है। और इनकी एप्लीकेशन सेक्शन 11 के दिए गए प्रावधानों के अनुसार डील की जाती हैं। सेक्शन 11 ये कहता है कि ऐसे एप्लीकेंट्स को जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांगते हैं उनकी सूचना
थर्ड पार्टी को भी दी जाए कि आपके बारे में कौन इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, क्या वो दी जाए या ना दी जाए। उसको कंसल्ट करके उसको एक नोटिस देने के बाद ही प्रोसीजर उसका बना हुआ है, उसके अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। तो थर्ड पार्टी मीन्स अदर देन द एप्लीकेंट। किसी के बारे में अगर एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन मांगता है तो उसको थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कहते हैं। इस प्रकार से इन कॉन्सेप्ट्स को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि जब भी आप आरटीआई लगाएं या आरटीआई जो आपके पास आई है उनको हैंडल करें तो आपको क्लियर हो कि कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कौन गवर्नमेंट है, कौन थर्ड पार्टी है, कौन सीपीआईओ है, कौन एपीआईओ है, कौन इसका नाम क्या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। इसी प्रकार से सेकंड अपील कहाँ जाएगी या कंप्लेंट कहाँ जाएगी। स्टेट की है तो स्टेट में ही जाएगी, और सेंट्रल की या यूनियन टेरिटरीज की है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाएगी, जिसका ऑफिस नई दिल्ली में है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अपील में हियरिंग करने के लिए हर आदमी को दिल्ली में बुलाते हैं। अब कोई अंडमान वगैरह रहता है, यूनियन टेरिटरी दूर दूर हैं, वहाँ का हो तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ भी सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि वो उनसे अपना केस प्रेजेंट कर सके। इस प्रकार की भी सुविधाएं बना रखी हैं। इस प्रकार ये चंद एक डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनकी ज़्यादा अहमियत तो नहीं है, परंतु लीगल टर्म्स में इनकी बहुत अहमियत है। तो डे टू डे वर्किंग में आप शायद इनको इतना यूज़फुल ना समझें, परंतु लीगल एस्पेक्ट्स के मामले में हर चीज़ का अपना अपनी ही सेंटिटी है। इसलिए आपको ये बताने का प्रयास किया कि इनकी डेफिनेशंस क्या क्या है और इसमें कोई गफलत ना हो जाए। धन्यवाद। नेक्स्ट सीरीज में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।